नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके सामने एनसीईआरटी की बुक लेकर के आया हूँ। इस एनसीईआरटी बुक की सीरीज में दोस्तों आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी लेकर के आया हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे नाइन्थ चैप्टर, जो कि दोस्तों सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी है। तो सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी में नाइन्थ चैप्टर देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार से है, रेगिस्तान का रहन सहन कैसा है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, गर्म रेगिस्तान कौन सा है, ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, इन सभी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो होगी दोस्तों हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक है और नाइन्थ चैप्टर है। और ये दोस्तों लास्ट चैप्टर होगा हमारा इस सेवन्थ क्लास का। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, महत्वपूर्ण कंटेंट जो होते हैं उसको अच्छे से डिस्कस करता हूँ। और ये जो एनसीईआरटी बुक की सीरीज चला रहा हूँ, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सी टेट या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनको दोस्तों किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान किसे कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लो, एक रेगिस्तान के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है। यह एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश मानी दोस्तों कि जहाँ पर जो है आप देख सकते हो, जहाँ पे वर्षा कम होती है, जलवायु गर्म होती है, और वहाँ पर जो है हरे भरे मौसम या नम जलवायु कम देखने को मिलती है। ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कहा जाता है। वो शुष्क रहता है दोस्तों, जिनकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि यह तो वहाँ का तापमान अत्यधिक उच्च रहेगा, यानी कि बहुत गर्म रहेगा, तो उसे गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। या फिर बहुत निम्न रहेगा, निम्न तापमान, तो दोस्तों वो ठंडा रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान दो प्रकार का होता है, एक ठंडा रेगिस्तान और एक गर्म रेगिस्तान। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उच्च एवं निम्न ताप एवं विरल वनस्पति रहती है जहाँ पर, उसे ही रेगिस्तान कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। बिल्कुल दोस्तों, ये हम लोग पढ़ा भी है। और आप जानते हो कि जल ही जीवन है दोस्तों। जल हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसको हम पढ़ रहे थे जब जल का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थानों पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन हो जाता है। और कठिन होगा बिल्कुल दोस्तों, अगर आप जहाँ पर हो वहाँ पर अगर आपको खाने पीने के लिए पानी ना मिले, या जो जीव जंतु हैं दोस्तों उनको खाने के लिए चारा ना मिले, जो उनको खाने वाली चीज़ें हैं, खाने का भोजन ना मिले, तो ऐसे में कितना कठिन जीवन हो जाएगा। किस तरीके से आप रहेंगे, किस तरीके से आपका जीवन यापन होगा दोस्तों, बहुत परेशानी वाली बात होती है। अगर आप कहीं जाते हो और आपको उस सफ़र में जो है पानी नहीं मिल पाता और प्यास लगी होती है, तो कितनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कितने घबराए हुए, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप गर्मी के दिनों में देखते हैं दोस्तों, जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, उस समय बार बार प्यास लगती है, और ऐसे में अगर पानी न मिले तो किस प्रकार से जीवन होगा। तो कुछ यही चीज़ बताया जा रहा है, पानी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर पानी या खाने के लिए भोजन ना मिले तो हम सब कितने परेशान हो जाएंगे, कितना कठिन जीवन हो जाएगा हम लोगों का। अब हम विश्व के उस स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि भारत और विश्व में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर लोग अत्यधिक तापमान में बहुत कष्टकारी जीवन को व्यतीत करते हैं, जहां पर वो रहते हैं। वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, वहाँ पर रहना सबके लिए मुश्किल नहीं है। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे। देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ स्थान जो है आग की तरह गर्म है, यानी कि वो से गर्म रेगिस्तान कहा जाता है, और कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, तो वो ठंडा रेगिस्तान होता है। गर्म एवं ठंडा दो प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर गर्म रेगिस्तान होगा वहाँ पर वो जाहिर सी बात है कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे होगा, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास का वो क्षेत्र होगा जो गर्म रेगिस्तान होगा। और अगर दोस्तों हम बर्फ की तरह ठंडे रेगिस्तान की बात करें, तो ठंडा रेगिस्तान दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश की तरफ आपको देखने को मिलेगा। जब आप उष्णकटिबंधीय से आप उत्तर की ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, चाहे उत्तर की
क्षेत्र में बढ़े चाहे दक्षिण के क्षेत्र में बढ़े, तो वहाँ पर आपको दोस्तों ठंडा रेगिस्तान देखने को मिलेगा। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, ये जो रेगिस्तान है, इन रेगिस्तानों में वर्षा भी कम हो रही है, कम वर्षा देखने को मिल रही है, विरल वनस्पति मिल रही है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे वनस्पति बहुत कम है। अगर है भी दोस्तों तो आपने सुना भी होगा कि वहाँ के जो वृक्ष पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो बहुत अलग तरीके के होते हैं। और वहाँ का तापमान एकदम आप समझ लो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। देखो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तापमान के आधार पर हम देखेंगे तो तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं। रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जल ही जीवन है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, स्टार्टिंग में ही देखा और देख रहे हो दोस्तों। जहाँ गर्म रेगिस्तान है और ठंडा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है दोस्तों तो वहाँ पर बालू ही बालू देखने को अधिक मिलेगा, और ठंडा रेगिस्तान जहाँ पर है वहाँ पर आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों जहाँ पर पानी देखने को मिल जाता है वहाँ पर लोग बसने लगते हैं। वहाँ पर जो है दोस्तों जाकर कृषि करने के लिए वो अपना निवास स्थान बनाने लगते हैं, और वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है जल की मात्रा जहाँ मिल जाती है वहीं पे अपना जीवन यापन प्रारंभ कर देते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर गर्म रेगिस्तान है सहारा का रेगिस्तान दोस्तों, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, और वो एक गर्म रेगिस्तान है दोस्तों। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख सकते हो, सहारा रेगिस्तान का एक इमेज दिखाया गया है। इस इमेज को देख करके आप एक कल्पना कीजिए दोस्तों कि कितना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है गर्म रेगिस्तान का, और किस प्रकार से यहाँ का जीवन होगा। जैसा कि आप यहाँ पर बहुत दूर दूर तक आप एकदम सपाट मैदान देख रहे हो, जिसमें पत्थर, बालू, रेत, कंकड़ आदि चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पेड़ जैसे वृक्ष बड़े बड़े जो जंगलों में, जैसे अमेजॉन में, या आप कह सकते हो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में आपको देखने को मिले थे वृक्ष, सुंदरवन, ये सब चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में कितना कठिन जीवन हो जाएगा दोस्तों। कुछ ऐसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। तो देखो दोस्तों, ये जो सहारा का रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में दोस्तों ये सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है, और ये हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रों में पड़ता है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ और कि ये उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। हम अगर पूरे अफ्रीका के मैप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो ये उत्तरी अफ्रीका में आप आओगे, उत्तरी अफ्रीका की तरफ आप बढ़ेंगे मैप में, तो वहाँ पर ये सहारा का रेगिस्तान आपको देखने को मिल जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखो दोस्तों, हम 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी जानकारी, पूरे नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर एक मोटा मोटा जानकारी दिया गया है कि 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी, पूरे नंबर्स मिलेंगे कि कितने लाख, कितने हज़ार, कितने सौ किलोमीटर में ये सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि हम 7th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत की अगर बात करें दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 3,32,000 वर्ग किलोमीटर में था, जो आपने 6th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा था। और यहाँ पर आप देखो, उससे कहीं ज़्यादा क्षेत्रफल में सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है? यहाँ पर देखो दोस्तों, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर बताया गया है कि भारत के क्षेत्रफल से कहीं ज़्यादा, देखो दोस्तों, 2 गुने से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। सहारा का रेगिस्तान 11 देशों में घिरा हुआ है। 11 देश है दोस्तों जहाँ पर ये सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। अफ्रीका के वो 11 देश हैं जहाँ पर ये सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से 11 देश हैं। इसमें आता है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा।
तो ये इतने महत्वपूर्ण देश है दोस्तों, ये 11 देश हैं जिन देशों में सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है, जिन देशों को सहारा का रेगिस्तान अपने चपेट में ले चुका है, वो 11 देश हैं दोस्तों। अभी हम मैप के माध्यम से भी इनको देखेंगे कि वो 11 कौन कौन से देश हैं। आगे देखते हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा, रेगिस्तान के बारे में सुना होगा। जब भी आपने रेगिस्तान की चर्चा आती है तो आपको आपके मैप में दोस्तों राजस्थान का क्षेत्र आता है, क्योंकि हमारे भारत में राजस्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है दोस्तों। गर्म रेगिस्तान राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पर रेत ही रेत देखने को मिलती है। तो लेकिन जब भी हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में रेत का ही दृश्य बनता है, परंतु मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका ही नहीं है, वरन वहाँ बजरी के मैदान एवं नग्न चट्टान की सतह वाली उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में बालू की विशाल यहाँ पर सहारा का रेगिस्तान जो है उसमें उस मरुस्थल में जो है दोस्तों बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, मैदान, चट्टान, पत्थर आदि सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बालू नहीं पाया जाता, जैसे रेगिस्तान के क्षेत्र में बालू बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पर बालू की मात्रा नहीं पाई जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखो दोस्तों बजरी पाई जा रही है, मैदानी क्षेत्र में नग्न चट्टानें पाई जा रही हैं, पठार भी यहाँ पर देख पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक ऊंची हैं। तो देखो दोस्तों, ये एकदम प्लेन भी नहीं है, ये कहीं उठी हैं तो कहीं नीचे दबी हुई हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर जो चट्टानें हैं, उन सतही चट्टानें जो पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती हैं, इस मरुस्थल में दिखाई देती हैं, रेगिस्तान में दिखाई देती हैं, वो जो है 2500 मीटर तक उठी भी हुई हैं दोस्तों। ये 2500 मीटर की ऊंचाइयों तक आपको देखने को मिल जाएंगी सहारा के रेगिस्तान में। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप को आप यहाँ पर देख रहे हो इमेज में, और अफ्रीका महाद्वीप में देखो दोस्तों आप, ये है 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, और नीचे आप 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, मकर रेखा को देख रहे हो। अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर दोस्तों यहाँ पर आपको कर्क रेखा दिखाई देती है। और ये कर्क रेखा के पास से, कर्क रेखा में ही बसा हुआ ये जो है दोस्तों सहारा का रेगिस्तान है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो देखो दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप, उसके उत्तरी भाग में सहारा का रेगिस्तान है, जो 11 देशों में फैला हुआ है और एक गर्म रेगिस्तान है। तो देखो दोस्तों, 11 कौन कौन से महत्वपूर्ण देश हैं इसमें, जिन देशों में ये सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। इसमें देखो दोस्तों, ये मैरितानिया है, पश्चिमी सहारा है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया को आप देख रहे हो, अल्जीरिया है, माली है, नाइजर है, लीबिया है, मिस्र है, चाड है और सूडान। ये प्रमुख 11 देश है दोस्तों, जिन 11 देशों में ये सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। और इस सहारा के रेगिस्तान के बीचों बीच से, मध्य से आप देख रहे हो दोस्तों कर्क रेखा जा रही है, और ये कर्क रेखा ये विषुवत रेखा के बीच में स्थित क्षेत्र है दोस्तों। तो देखो किस प्रकार से, कितने एक लंबे चौड़े क्षेत्रफल में दोस्तों सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। तो देखो दोस्तों, इतने लंबे चौड़े क्षेत्रफल में होने के बाद ही दोस्तों, ये भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुने से भी अधिक के क्षेत्रफल पर इसका अपना वर्चस्व बना हुआ है, सहारा का रेगिस्तान बना हुआ है। तो दोस्तों, सहारा का रेगिस्तान जो है, ये सहारा का रेगिस्तान पहले इतना बड़ा गर्म रेगिस्तान, मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं था, बाद में ऐसा बना। इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो सहारा का रेगिस्तान है, ये पहले गर्म रेगिस्तान नहीं था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा का रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सहारा का रेगिस्तान है
वो बहुत साल पहले ये हरा भरा मैदान हुआ करता था, यानी कि ये पूर्णतः हरा भरा मैदान था। जो आज पूर्णतः सहारा का रेगिस्तान जो है वो पूर्णतः एक मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया है, और वो बहुत साल पहले ये पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर नदियाँ पाई जाती थी और उन नदियों में मगरमच्छ भी पाए जाते थे। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर ये यहाँ पर नदियाँ थीं, नदियाँ रही होंगी, तो ये सहारा का रेगिस्तान हरा भरा मैदान रहा होगा। यहाँ जो है हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ अन्य सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो देखो दोस्तों, जो सहारा का रेगिस्तान हुआ है वो यहाँ की जलवायु से हुआ है। यहाँ की जलवायु शुष्क प्रदेश में इस क्षेत्र को बदल दिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिवर्तन जलवायु है। इस परिवर्तन जलवायु ने इसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया, जो कि आज विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और उसे सहारा का रेगिस्तान कहा जाता है। अब आगे देखते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु, जैसा कि आपने पढ़ा दोस्तों कि जो सहारा का रेगिस्तान है जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो गया, तो हम जलवायु के बारे में देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। ये चीज़ को आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हो कि जो सहारा रेगिस्तान का जो जलवायु है दोस्तों, वो जलवायु अत्यधिक गर्म है और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी दोस्तों यहाँ पे जो वर्षा का मौसम होता है बहुत कम वर्षा होती है और बहुत कम समय तक वर्षा का मौसम आता है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं, यानी बादल और आकाश में जो है दोस्तों बादल आपको नहीं दिखाई देते। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे किस तरीके से बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रफल में दोस्तों आपको सिर्फ कंकड़, पत्थर, मिट्टी और आप कह सकते हो बड़े बड़े चट्टान देखने को मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो जल होते हैं, यहाँ पर की जो नमी होती है बहुत ही जल्दी सूख जाती है या फिर वाष्प बन करके उड़ जाती है। दिन असामान्य रूप से बहुत गर्म होता है, बिल्कुल गर्म होने की संभावना भी है और गर्म होता भी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे। तो सूर्य की रोशनी एक खुले क्षेत्रफल पर खुले मैदानों में सीधे पड़ रही है, और ऐसे में आप देखते हो कि जो जहाँ पर खुला मैदान होता है, जब सूर्य की रोशनी सीधी वहाँ पर पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की मिट्टी, बालू, पत्थर कितने गर्म हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ का जो तापमान है वो अविश्वसनीय रूप से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दिन के समय लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। देख रहे हो, जो दिन का तापमान है वो दिन का तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि खुला मैदान है और खुले मैदान में पूरी तरीके से ईंट, पत्थर, मिट्टी, बालू जो भी है पूरे बहुत तेज़ गर्म हो जाते हैं। और आप जहाँ पर वृक्ष की अधिकता होगी दोस्तों, वहाँ पर आप देखते हो धूप कम पहुँचती है पृथ्वी पर पर्वतीय के क्षेत्र पर धूप की मात्रा कम पहुँचती है, इसलिए वहाँ का मौसम जो है उतना गर्म नहीं हो पाता जितना गर्म सहारा का रेगिस्तान हो रहा है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इनके ताप के कारण, इनके ताप की मात्रा बढ़ने के कारण और जिस तरीके से ताप धीरे धीरे बढ़ता है और फैलता रहता है, उस कारण से दोस्तों चारों तरफ सब कुछ एकदम गर्म हो जाता है और रात अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर का दिन का तापमान जो है बहुत गर्म हो रहा है और रात का टेम्परेचर जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, यानी कि दिन में जितनी अधिक गर्मी रहेगी, जितना अधिक मौसम गर्म रहेगा, रात में उतनी ही अधिक ठंडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो पत्थर होते हैं वो सूर्यास्त के बाद बहुत तेज़ी से ठंडे होते हैं और ठंडे होने के बाद दोस्तों एकदम ठंड का मौसम बना देते हैं, क्योंकि एक लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर दोस्तों यहाँ पर ये क्षेत्र रेगिस्तान फैला हुआ है, इस वजह से सभी जगह का टेम्परेचर एक समान हो जाता है और ठंड अधिक महसूस होने लगती है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी दी गई दोस्तों, जो सहारा के
अलजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, वहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में मापा गया था। तो 1922 में यहाँ का तापमान दोस्तों 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। तो देखो दोस्तों ये कितना अधिक टेम्परेचर था वहाँ का, जो जिसका टेम्परेचर 57.7 डिग्री दर्ज किया गया था। और ये सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण में स्थित है, वहाँ की बात हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में। वनस्पति एवं प्राणी जात वहाँ पर किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ की एवं की एकेसिया पाए जाते हैं। तो देखो तो वहाँ पर जो पाए जाने वाले मुख्य वनस्पति हैं उसमें से कैक्टस जो वहाँ पाया जाता है, खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पे एकेसिया के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये सब वृक्ष जो है दोस्तों, इनकी पत्तियां बहुत कम चौड़ी होती हैं, अगर होती भी हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि इनकी पत्तियां जो है पतली हो जाती हैं, ताकि इनके पत्तियों से जो है जल वाष्पित ना हो सके। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, उनकी पत्तियां छोटी होती हैं, वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और उनकी जड़ें भी बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि जल की खोज में वो ज़मीन के अंदर तक बहुत नीचे तक चली जाती हैं और वृक्ष भी लंबे पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। और यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप भी पाए गए हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर खजूर के पेड़ पाए गए हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ पर कुछ जल की मात्रा होती है, वहाँ पर ये खजूर के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि जो सहारा का रेगिस्तान है वहाँ पे खजूरों के वृक्ष पाए जाते हैं। खजूरों का जो वृक्ष है वहाँ पर जहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ वृक्ष दिखाए गए हैं, इन वृक्षों के द्वीप को दिखाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से वहाँ के वृक्ष होते हैं। आप देख रहे हो इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं बहुत पतली पतली सी हैं, आप इनको भी देख सकते हो दोस्तों, इनकी पत्तियां बहुत पतली पतली हैं, वृक्ष भी लंबे हो जाते हैं। तो ऐसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन अधिकतर मात्रा में जो वृक्ष पाए जाएंगे उनकी पत्तियां आपको पतली देखने को मिलेंगी, ताकि उसके जल जो है वाष्पित ना हो सकें। यहाँ में कुछ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। यहाँ ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु होते हैं। तो देखो दोस्तों, ये भी जीव जंतु पाए जाते हैं और ये इन जीव जंतुओं यहाँ पे के प्रमुख जीव जंतुओं में आते हैं। वैज्ञानिक को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। इसके अनुसार ये क्या हो सकता है? तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर वैज्ञानिकों को मछलियों के कंकाल मिले हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर भी ये हरा भरा मौसम रहा होगा, हरा भरा जलवायु यहाँ का रहा होगा, जो आज सहारा का रेगिस्तान है। और रेगिस्तान नहीं रहा होगा, जिस प्रकार से अभी आपने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर भी नदियाँ बहती थी, उसमें मगरमच्छ पाए जाते थे। तो बिल्कुल दोस्तों वो सही है। इसी वजह से यहाँ पर जो है ये मछलियाँ पाई गई, मछलियों के कंकाल वैज्ञानिकों को मिले हैं। आगे देखते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। लोगों का रहन सहन किस प्रकार से था उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों को लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों का निवास स्थान है, और जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो वहाँ के मौसम में, वहाँ के जलवायु में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं और वो उनका निवास स्थान हो गया है। और वो अपने कल्चर, अपने संस्कृति के अनुसार अपना काम करते हैं, अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से दोस्तों 2 जातियों की यहाँ पर चर्चा की गई है। जो 2 जनजाति हैं उनकी बात की गई है यहाँ पर। इनमें से बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बेदुइन एवं तुआरेग शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले लोग, चलवासी जो जनजाति दोस्तों, तो यहाँ पर एक चलवासी जनजाति पाई जाती है। सहारा रेगिस्तान में चलवासी जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति के लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते थे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होता है कि चलवासी जनजाति ये जानवरों का
पालन पोषण तो हर कोई करता था, ये जानवर तो हर जगह मिल जाते हैं आपको देखने को। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि चलवासी जनजात कहाँ पाई जाती है, तो ये सहारा के रेगिस्तान में ये चलवासी जनजात पाई जाती है। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता था। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते थे तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होते थे। तो देखो दोस्तों, ये लोग जो जानवरों को पालते थे उससे इनको बहुत फ़ायदा मिलता था। अपने काम उनके काम आते थे। जिस प्रकार से आपने देखा कि उन जानवरों से जो दूध देने वाले जानवर थे उनसे दूध प्राप्त करते थे और उनके दूधों से अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते थे। फिर दोस्तों, उनके जो बाल होते थे उन बालों से देखो ये लोग चटाई बना रहे हैं, कालीन बना रहे हैं, कपड़े, कंबल आदि सारी चीज़ों को बना रहे हैं। फिर दोस्तों, अंत में हम यहाँ पर उनके चमड़ों की बात करते हैं, तो उनके चमड़ों से पेटी, जूते, पानी की बोतल आदि सारी चीज़ें बनाया जाता था। तो कहीं न कहीं दोस्तों, ये जानवरों को भी बहुत उपयोग में लेते थे और उनके द्वारा बहुत फ़ायदा होता था यहाँ के लोगों को। धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते थे, क्योंकि दोस्तों रेगिस्तान है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा दोस्तों कि एक धूल भरी आंधी चलती है और खुले मैदान में बहुत लू जैसा मौसम रहता है और धूल भरी आंधी चलती है। और ऐसे में दोस्तों, उनसे बचने के लिए ये लोग एक भारी भरकम वस्त्र पहनते थे ताकि हम धूल से बच सकें, गर्म मौसम से बच सकें, धूप से बच सकें। क्योंकि सहारा का रेगिस्तान जो है दोस्तों, एक गर्म मौसम है वहाँ पे गर्म जलवायु पाई जाती है। सहारा के मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। तो देखो दोस्तों, जो सहारा का रेगिस्तान है वहाँ पर सहारा में अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों एक मिस्र देश है और मिस्र देश के पास दोस्तों नील नदी है, नील घाटी है। वही नील नदी दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, तो यहाँ पर पाई जाती है, मिस्र देश के पास पाई जाती है दोस्तों। तो ये नदी यहाँ पर होने की वजह से यहाँ पर लोगों का निवास अच्छा था। लोग जो है लोगों के निवास में ये नदी मदद करती थी, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी थी दोस्तों, इन नदियों के पास लोग ज़्यादा रहते थे क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र था, वहाँ पर पानी की सुविधा आसानी से मिल जाती है। और आपने पिछले वीडियो में देखा होगा दोस्तों कि जहाँ जल की सुविधा अधिक होती है लोग अपना निवास स्थान वहाँ पर करते हैं, क्योंकि जल से जो है दोस्तों लोगों का आवास बहुत आसान हो जाता है और बहुत कुछ आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से नील नदी के घाटी पर लोगों का बसना होता था और वो लोग वहाँ पर बसा करते थे। जो अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी पाई जाती है, यहाँ जल की उपलब्धता से लोग खजूर के पेड़ उगाते थे। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर जल अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, तो लोग वहाँ पर खजूर की खेती करते थे, खजूर के पेड़ उगाते थे। यहाँ पर चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसे फसलें भी उगाई जाती थी। देखो दोस्तों, अब जल की उपलब्धता यहाँ पर अधिक है, जल पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा है, तो यहाँ के लोग खेती भी करने लगे, जिसमें आप देख रहे हो कि चावल, गेहूं, सेम जैसी फसलें भी उगाने लगे नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो देखो, यहाँ पर जो है कपास जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर कपास उगाया जाता है मिस्र के क्षेत्र में, वो मिस्र के क्षेत्र का कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास और उच्च गुणवत्ता वाले कपास की खेती यहाँ पर होती है। आगे देखते हैं, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादक का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर तेल की खोज हुई और तेल का उत्पादन भी होता है, जो संपूर्ण विश्व की अत्यधिक मांग है, संपूर्ण विश्व में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका उत्पादक कौन कौन से देश कर रहे हैं? तेल का उत्पादक यहाँ पर आप देख रहे हो, अल्जीरिया कर रहा है, लीबिया कर रहा है और मिस्र के द्वारा किया जा रहा है। ये सहारा रेगिस्तान के क्षेत्र के आसपास के देश हैं। इसमें से आपने देखा हुआ अल्जीरिया और लीबिया तो सहारा के रेगिस्तान में ही पड़ता है। मिस्र उसके पूर्वी भाग में पड़ता है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के। तो यहाँ पर तेल
मिलने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और वहाँ पर विकास अधिक हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से मैप पे ले चल के दिखाता हूँ। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र कहाँ पर पड़ता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये है अल्जीरिया, ये लीबिया और ये मिस्र। तीनों लगातार ये देश हैं और आप तीनों देशों को लगातार देख सकते हो दोस्तों, जहाँ पर तेल की उपलब्धता है, तेल का उत्पादन यहाँ पर होता है। तेल की खोज की गई है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में। और दोस्तों यहीं पर मिस्र से ही दोस्तों ये नदी निकल करके आई है, जिसका नाम है नील नदी। नील नदी विश्व की बहुत लंबी नदी है। तो नील नदी कुछ यहाँ विक्टोरिया झील के आसपास से नील नदी निकलती है और ये कुछ इस तरीके से होते हुए दोस्तों मिस्र पे जाती है और भूमध्य सागर में मिलती है। और उस मिस्र के बगल आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों लाल सागर के पास से, यहीं से दोस्तों ये मिस्र में ही ये नील नदी निकलती है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम शामिल हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर तेल के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज मिले हैं। उन खनिजों में लोहा आता है, लोहा यहाँ पे पाया जाता है, फास्फोरस यहाँ पाया गया, मैग्नीज पाया गया एवं यूरेनियम पाया गया। ये 4 महत्वपूर्ण खनिज भी यहाँ पर देखने को मिले और यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैलियों में भी परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो किस प्रकार से इनके रहन सहन में परिवर्तन आ रहा है, इनके उद्योग में परिवर्तन आ रहा है और इनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो उसी के साथ साथ दोस्तों उनकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, परिवर्तन आ रहा है। आप भी देखते हो किस तरीके से जब लोगों के पास विकास की संभावना बढ़ती है, उनकी इनकम बढ़ती है, तो उनके रहन सहन, बातचीत करने की शैली, हर चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो कुछ इस प्रकार भी सहारा के लोगों में भी जब यहाँ पर जब विकास होने लगा, उनमें बहुत सारी चीज़ों की उनकी इनकम बढ़ गई और उनके पास उत्पादन के कई सारे संसाधन मिल गए, तो उस प्रकार से उनके सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलने लगा। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंट के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। तो देखो दोस्तों, बहुत साल पहले यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ ऊँटों को एक अपना साधन मानते थे और उनका एक, आप कह सकते हो, सामान को ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ऊँट ही एक ऐसा सहारा था जिससे ये लोग ले जाते थे। लेकिन उसकी जगह पर देखो दोस्तों, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मार्ग बन गए और अब ये बस ट्रकों से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और खुद भी वहाँ के लोग भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। नमक के व्यापार में ऊंट का स्थान अब ट्रकों ने ले लिया। तो देखो दोस्तों, पहले नमक का जो व्यापार होता था ये ऊँटों से किया जाता था, वहाँ पर ऊँटों द्वारा सामान को ढोया जाता था, जो अब ट्रकों द्वारा किया जाता है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक तुआरेग लोग पाए जाते हैं जो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। जो वहाँ पर घूमने वाले लोग आते हैं उनको हर चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप भारत में भी देखते हो दोस्तों कि जो टूरिज्म प्लेस है, जैसे आप आगरा के ताजमहल पे चले जाओ या अन्य किसी स्थान पे, टूरिज्म स्थान पर जाओ दोस्तों, तो वहाँ पर आपको बहुत से गाइडर मिल जाते हैं, बहुत से बताने वाले आपको मिल जाते हैं जिसको बहुत सी लैंग्वेज आती है। वो लोग उनको पर्यटकों को मार्गदर्शक का काम करते हैं, उनको बताते हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति, तो देखो दोस्तों, चलवासी जनजाति सहारा के रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जा रही है। तो अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये भी शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो ये भी दोस्तों अपने जीवन यापन में कुछ नया परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन अच्छे से चल सके। यहाँ एक छोटी सी जानकारी दी गई है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, यानी कि जब हवाओं के द्वारा रेत को उड़ाया जाता है, तो जब हवाएं चलती हैं बहुत तेज़, तो वे गर्त बन जाते हैं। यानी दोस्तों, आपने भी देखा होगा किस प्रकार से जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। आपको मैं पिछली 6 क्लास की वीडियो में बताया था कि 6 क्लास का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहा था दोस्तों, तो आपने देखा था किस प्रकार से जो टीले, बालू के टीले टिब्बे बन जाते थे। कुछ इसी प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं जब
रेतें उड़ती हैं तो जहाँ से रेतें उड़ती हैं दोस्तों वहाँ पर गर्त बन जाता है, गर्त का निर्माण होता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाती हैं, यानी कि अधिक गहराई होने की वजह से दोस्तों वहाँ के जल ऊपर आ जाते हैं, वह मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अब जल मिल गया, जल मिलने की वजह से यहाँ के क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं और यहाँ खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। जैसे आपने देखा कई ऐसे मरुद्यान थे जहाँ पर खजूर की खेती की जाती थी, खजूर के पेड़ लगाए गए थे। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। ये देखो दोस्तों, ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे मोरक्को में टैफिलालेट मोरक्को में दोस्तों टैफिलालेट है। टैफिलालेट मरुद्यान ऐसे ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखो दोस्तों, बहुत बड़ा है और बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? मोरक्को में टैफिलालेट। तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ मोरक्को कहाँ पर पड़ता है, और वहीं पर ये है दोस्तों। ये देखो मोरक्को है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी सहारा के पास मोरक्को देश पड़ता है। यहीं पर है दोस्तों ये मरुद्यान जिसका नाम है टैफिलालेट, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे सहारा रेगिस्तान के बारे में, जो गर्म रेगिस्तान कहा जाता है, जिसे गर्म रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान था, जो पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ठंडे रेगिस्तान के बारे में, जो लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है ठंडा रेगिस्तान। अभी हम लोग रेगिस्तान के दो प्रकार में, गर्म एवं ठंडा रेगिस्तान में दोस्तों हमने गर्म रेगिस्तान को पढ़ा, गर्म रेगिस्तान को समझा। अब अगले वीडियो में मैं आपको ठंडे रेगिस्तान के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।